हेलो एवरीवन। आज हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज के मोशन के लिए मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली दो पार्ट्स में, और इसके कैटेगरी हो सकती है सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, बट बेसिकली यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कंडक्टर्स, एक इंसुलेटर्स। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक प्लास्टिक रॉड है, इस प्लास्टिक रॉड को अगर मैं रब करता हूं, ठीक है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ये रॉड का ये पोर्शन चार्ज रहेगा, ठीक है। और अगर मैं पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कराता हूं तो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं इस हिस्से को चेंज करके दूसरे एंड से पेपर के पीसेस को टच करता हूं तो मैं देखता हूं कि पेपर के पीसेस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। What does it mean? It means कि this portion is charged but this portion is not charged. It means जो चार्ज यहां एक्वायर हुआ है, जो चार्ज यहां एक्यूमुलेट हुआ है, वो चार्ज दूसरे एंड की तरफ मूव नहीं करता। अब हम दूसरे मटेरियल की बात करते हैं। द सेकेंड मटेरियल इज मेटल। फाइन। अब मैं इस मेटल को अगर मैं इसी क्लॉथ पर रब करता हूं, what I saw that again I try to check whether this metal piece is able to attract the small aluminum pieces or pieces of paper or not. So what I found that this metal is unable to attract the pieces of paper. Why? But on the other hand, मैंने इस मेटल के पीस को इस क्लॉथ से रब किया था। मैं क्या देखता हूं कि ये क्लॉथ का जो पीस है, इस पर पेपर के जो पीसेस हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। इट मींस जब चार्ज इस पेपर के पीस, इस क्लॉथ के पीस पर डेवलप हुआ है, इट मींस हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं एक सिल्क के क्लॉथ पर ग्लास की रॉड को रब करता हूं तो सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दोनों इक्वल इन नंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली द कंक्लूजन इज दैट अगर ये क्लॉथ मेटल के रब करने से चार्ज हुआ है तो ऑब्वियसली ये मेटल का पीस भी चार्ज हुआ होगा, बट ये जो चार्ज है ये मेरे हैंड से होता हुआ कहां चला गया होगा, ग्राउंड में, यानी कि अर्थिंग हो गई होगी। फाइन। बिकॉज ऑफ आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गुड कंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस। फाइन। एक चीज मैंने क्लियर बता दी आपको, चार्ज खुद में एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज तभी एग्जिस्ट करता है जब मैटर प्रेजेंट होगा, मटेरियल प्रेजेंट होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। सो ऑन दैट बेसिस आई होप ये एक्टिविटी आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ऑन दैट बेसिस हमने इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बेसिक कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी है कौन, कंडक्टर, दैट कंडक्ट द चार्ज, दैट कंडक्ट द चार्ज पार्टिकल। Fine. So the substance or the material through which electric charge or free electrons can move easily within the material. So what are those material? Those materials are sodium, aluminum, copper, human body, animals body, etc. ये सभी बॉडी कैसी है, कंडक्टर बॉडी है, because of they conduct the charges, they conduct the free electrons. Fine. Now इस एक्टिविटी में था कि इफ आई हैव द मेटल पीस, जनरली ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। फाइन। इफ आई प्लेस द चार्जेस हियर देन व्हाट विल हैपन, देयर आर सम सर्टेन एटम्स इन द कंडक्टर्स, ठीक है। एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ इन एटम की ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं कंडक्टर पर चार्ज रखता जाता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और अपने आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इस तरीके से ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन सरफेसेस पर फैल जाते हैं और एक कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेटल के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, तो मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जनरली एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग every atom has a center part that is called nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है।
इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। किसके फोर्स से? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में होता है, ठीक है। इसके पास एक पर्टिकुलर मोशन होता है, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस उसको बाइंड किया हुआ है। अब हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स डू वन थिंग। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर करता हूं, फाइन, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ऑन द अनदर हैंड, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2 मीटर करता हूं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बताइए किस कंडीशन में ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा? यस, ऑब्वियसली in the second case the less force is applicable between the positive and negative, but in the first case more force is applicable because of distance कम है, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। so ऐसा ही कुछ एटम्स के अंदर होता है। क्या होता है कि in the some atoms the electron is very far from the nucleus. I'm saying that very far, it means not in the several kilometers, fine. I'm saying that because of atom is a microscopic particle, so microscopic distance की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो relatively there are so many atoms। एक एटम के अंदर में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफी दूर है और दूसरे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी पास है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है वो लूजली बाउंड है, फाइन, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है वो टाइटली बाउंड है। इसका मतलब कोई भी फोर्स अप्लाई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, चाहे इंडक्शन फोर्स हो, चाहे टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? ऑब्वियसली दैट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बाउंड विद द एटम, फाइन। सो दैट लूजली बाउंड विद इन द एटम, इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, फाइन। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन in some certain elements, that is copper, aluminium, sodium, human body, fine. So it have loosely bound electrons, so they can easily free from the orbit, so known as the free electrons. They are helpful for the conduction, okay. Now I want to check what is the property of conductor which makes the conductor better. That if I compare the two materials, that is metals, if I compare two metals, then I can say this metal is good, this metal is not good, this metal is more conductive, this metal is less conductive. So the property which is used to show the ability of conductor to flow the charges is called its conductivity, fine. So if I compare that there are two elements, copper and aluminium, fine. So have you seen that in your houses there are wirings, fine. और वायरिंग में जो मटेरियल यूज होता है वायर्स के अंदर में, वो जनरली हम लोग घरों में कॉपर यूज करते हैं। व्हाई? तो हम लोग क्या सोचते हैं दिमाग में कि कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छा है। तो व्हाट इज इट मीनिंग के कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छा है? इट मींस कॉपर इज मोर कंडक्टिव देन एल्यूमिनियम। सो कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी of conductor which shows that how the conductor is good, able to conduct more, fine. There are another material that is insulator, ठीक है। what is the insulator? The material which does not allow to flow the charge from one end to another end. Obviously in the first activity what I did, I rubbed this plastic, the portion of this plastic is able to attract the pieces of paper as well as the pieces of aluminum, small pieces of aluminum, fine. But this end of this plastic does not have any force. It means only this end is charged but this end is not charged. So what happened exactly here? That is, the charge cannot flow from this end to this end. So those material in which charge unable to flow from one end to another end are called insulators, fine. So what are insulator? So the substance or the material through which the electric charge cannot flow easily, fine. That is, all the electrons in the outer shell of an atom tightly bound with the nucleus. So material like glass, diamond, plastic are the insulators.
सो व्हाट इज द नीड ऑफ इंसुलेटर? हमारे लिए इंसुलेटर क्यों जरूरी है? ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज और बताता हूं। मान लीजिए आपके घर के ऊपर एक टैंक है, ठीक है, जिससे पानी आ रहा है एक पाइप में। पानी का फ्लो उस पाइप में होता है और हमें लास्ट एंड पर पानी मिलता है। ठीक, अब मैं क्या देखता हूं कि अगर उस पाइप के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाएं, तो क्या पानी को पाइप जो है वो कंप्लीटली निकालेगा या होल्स से भी निकलेगा? ऑब्वियसली होल्स से भी निकलेगा। इसका मतलब पहले पाइप पानी को इंसुलेट कर रहा था, पानी के फ्लो को, ठीक है, पानी के फ्लो को क्या कर रहा था? इंसुलेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब पाइप में होल हो गई तो वो इंसुलेट नहीं कर पाया, इसका मतलब पानी का लीकेज होने लगा। तो हमने देखा होगा दो रीजन है इंसुलेशन के। एक, हम चार्ज के फ्लो को अफेक्ट होने से रोकते हैं, चार्ज का आयोनाइजेशन नहीं होने पाए, इसके लिए हम कंडक्टर्स के ऊपर इंसुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेशन करते हैं। तो इंसुलेटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इस तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप शोरूम पर, आप सभी बहुत बड़े आदमी बनेंगे, आप मान लीजिए शोरूम पर एक कार परचेज करने जाते हैं। आपको कार परचेज करनी है, बहुत हाई फाई लग्जरी कार आपने परचेज की। आपको मार्केटिंग ऑफिस वाले ने, एक शोरूम मैनेजर ने आपको कार की बहुत सारी स्पेशलिटी बताई कि ये 2 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर होती है स्पीड इसकी, ठीक है, बहुत सारी स्पेशलिटी बनाई। लेकिन क्या है, इसमें ब्रेक नहीं है। क्या आप उस कार को परचेस करोगे? नहीं। तो हमारे लिए फ्लो भी जरूरी है और हमारे लिए रोकना भी जरूरी है, इंसुलेशन करना भी जरूरी है। तो देयर आर इक्वल इंपॉर्टेंसी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फाइन। नाउ, जिस तरीके से कंडक्टर की क्वालिटी का पता हम कंडक्टिविटी से लगाते हैं, उसी तरीके से कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, इसका पता हम उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से लगाते हैं। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is a quality of the insulator, that how much it is able to hold the charge, unable to pass the charge. Fine. So this is the dielectric strength of an insulator. So what is dielectric strength? So the dielectric strength of an insulator is the maximum strength, is the maximum ability that it can hold the external fields, is external electrical forces, or it withstand with this property without any losing of this property. Fine. So this is what the dielectric strength of an insulator.